यस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में। देखो यहाँ अर्थशास्त्र की 3 प्रकृति बताई गई है। हमें बताया गया है या हमसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है तो किस आधार पे है, इस बात को हमें बताओ। अगर अर्थशास्त्र विज्ञान है तो कौन सा है, वास्तविक विज्ञान है तो किस आधार पे है, या आदर्श विज्ञान है तो किस आधार पे है। इन तीनों बातों को हम जानते हैं। याद रखना, एग्जाम में अलग अलग भी पूछा जा सकता है और साथ में भी पूछा जा सकता है। हमसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है अर्थशास्त्र एक विज्ञान है समझाइए, या फिर एक साथ पूछ सकते हैं कि अर्थशास्त्र की प्रकृति समझाइए। तो आप याद रखना, अर्थशास्त्र की प्रकृति में हमें 3 बातें बतानी है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान क्यों है और अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान क्यों है। इन तीनों के आधार बताने हैं। तो एक एक करके हम तीनों को समझेंगे। पहले हम समझेंगे यहाँ पर अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ हमें मालूम है कि विज्ञान क्या है। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान, जो हमें कारण और परिणाम दोनों के बारे में बताता है। क्रमबद्ध ज्ञान का मतलब होता है कोई काम हुआ तो किस रीजन से हुआ, और नहीं हुआ तो किस रीजन से नहीं हुआ, इसे बोलते हैं क्रमबद्ध ज्ञान। और कारण और परिणाम का मतलब है जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सेब का टूटकर पृथ्वी पर गिरना। तो ये क्या है, विज्ञान। कारण क्या रहा, गुरुत्वाकर्षण बल, और परिणाम क्या रहा, सेब का टूटना। तो ये विज्ञान जो कारण और परिणाम को बताते हैं। तो कुछ इस आधार पे अर्थशास्त्र के जो अंग है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, अर्थशास्त्र के 5 अंग है। ठीक है, तो ये कार्य भी कुछ विज्ञान की तरह ही होते हैं। इनके आंकड़े ढूंढे जाते हैं, फिर उनका विश्लेषण मतलब जांच पड़ताल की जाती है। देखा जाता है कि वर्ष 19-20, वर्ष 20-21 या 21-22 में कितना उत्पादन होता है, जनता कितना उपभोग करती है, देश को कितना पैसा प्राप्त होता है। ये सब काम विज्ञान की भांति होते हैं, इसलिए अर्थशास्त्र को एक विज्ञान कहा गया है। ठीक है, तो अब हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे अनेक अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, क्योंकि विज्ञान का अर्थ किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान से होता है जो कारण एवं परिणाम का विवेचन करता है, मतलब उसकी जानकारी देता है तथा नियमों का निर्धारण भी करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन किया जाता है। अतः इन आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए विभिन्न प्रयोगों का सर्वेक्षण, समंकों का विश्लेषण निकाले जाते हैं। इस प्रकार अन्य विज्ञानों की भांति अर्थशास्त्र के नियम भी सर्वव्यापी हैं, जो कारण परिणामों की व्याख्या करते हैं, जैसे मांग का नियम और सीमांत उपयोगिता राशि नियम। वही सारी बात है जो हमने अभी समझी स्टार्टिंग में कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसी तरीके से अर्थशास्त्र के जो 5 अंग है उनका भी विज्ञान की भांति क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, उनकी जांच की जाती है और देखा जाता है कि किस वर्ष उत्पादन ज़्यादा हुआ, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन कम हुआ, क्या कारण रहा, कितने लोगों ने उपभोग किया। इन सब बात का अध्ययन विज्ञान की भांति किया जाता है, इसलिए अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। फिर ये जो 2 नाम यहाँ उदाहरण बताए गए हैं, मांग का नियम और सीमांत उपयोगिता राशि नियम, नेक्स्ट यूनिट में हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल सा जान लेते हैं कि मांग का नियम हमें एक उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में बताता है। यह हमें बताता है कि अन्य बातें समान रहती है, जैसे कोई भी वस्तु की मांग कब करते हैं, रुचि, फैशन, उसकी कीमत, है ना, सरकार की कर नीति आदि के आधार पर की जाती है। ठीक है, लेकिन मांग के नियम में बोला है कि अन्य बातें समान है, न तो सरकार की नीति का कोई परिवर्तन है, न उपभोक्ता की रुचि फैशन का कोई इफेक्ट है। केवल एक व्यक्ति कीमत के आधार पर वस्तु के प्रति अपना जो व्यवहार रखता है, जैसे वस्तु 10 रुपए की होती है तो वो 50 खरीद लेता है, और 10 रुपए से होकर वस्तु 15 रुपए की होती है तो वो 30 खरीदता है। तो यहाँ कीमत के कम होने पर
कीमत के कम होने पर वो क्या करता है, मांग अधिक करता है, और कीमत के बढ़ जाने पर मांग कम करता है। तो उसके इस व्यवहार को मांग के नियम के अंदर बताया जाता है। और सीमांत उपयोगिता ह्रास, ह्रास मतलब कमी, इसमें बताया जाता है कि जब व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है तो हर अगली इकाई के उपभोग से उसकी संतुष्टि कैसी हो जाती है, कम होती जाती है। तो इस बात को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकंड देखो, अर्थशास्त्र हम देखेंगे सेकंड क्या कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान क्यों है। इसमें हम जानेंगे वास्तविक अर्थशास्त्र भूत, वर्तमान तथा भविष्य के आर्थिक व्यवहार से संबंधित है। भूतकाल, ठीक है, भूत मतलब भूत में समझना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान क्यों है, इसका अर्थ ये है फ्रेंड्स कि अर्थशास्त्र हमें वास्तविकता बताता है, भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य काल की। इसलिए अर्थशास्त्र को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक विज्ञान। यह उन आर्थिक स्थिति से संबंधित है जिनका तथ्यों तथा आंकड़ों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। यह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की वास्तविकता को तो बताता है, किस आधार पर, तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर। जैसे बोला इसने, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में गरीबी से प्रभावित जनसंख्या का प्रतिशत आज की तुलना में अधिक था। आज की तुलना में स्वतंत्रता के समय गरीबी कैसी थी, अधिक थी। तो यह किससे संबंधित हो गया, भूतकाल से। भारत की 22% जनसंख्या निरपेक्ष रूप से गरीब है, यह वर्तमान से संबंधित हो गया कि आज 22% जनसंख्या गरीब है, पहले 22% से अधिक थी, ठीक है, आज 22% है। और यदि भारत की जनसंख्या वर्तमान दर से बढ़ती रही तो 2021 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 22% से अधिक हो जाएगा। यह कथन किससे संबंधित है, भविष्य से। तो बोला कि ये सभी अवलोकन वास्तविक अर्थशास्त्र के अंश है जो भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल में गरीबी की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। इसलिए वास्तविक अर्थशास्त्र क्या था, क्या है तथा क्या होगा से संबंधित है। क्लियर फ्रेंड्स, अब लास्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान क्यों है। आदर्श विज्ञान का अर्थ होता है कि ये अपने विचार देता है। आदर्श अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए से संबंधित है। यह आर्थिक व्यवहार और आर्थिक समस्याओं पर अर्थशास्त्रियों के विचारों से संबंधित है। अर्थव्यवस्था में जो घटनाएं घटित होती है तो उन घटनाओं के संबंध में ये अपना विचार देता है कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को चलाया जा रहा है तो उसमें इस तरीके का परिवर्तन कर दिया जाए। कुल मिला के ये विचारों से संबंधित है, ये विचार देता है। अर्थात इसमें अर्थशास्त्री द्वारा किसी भी आर्थिक समस्या के समाधान के लिए विभिन्न उपाय तथा विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे मनरेगा एक दिन देश में बेरोजगारी की समस्या का अंत करेगा। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना जो चली थी उसका नाम है मनरेगा। तो बोल रहे कि उस योजना में ऐसा था कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हर एक व्यक्ति को 100 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दी जाती थी। तो बोल रहा है कि मनरेगा एक दिन में बेरोजगारी की समस्या को अंत कर देगा, सभी को काम मिलेगा, सभी काम करेंगे, सभी के पास पैसा रहेगा तो कोई गरीब नहीं रहेगा। फिर रिटर्न, इसका ऑपोजिट क्या बोल रहा है कि मनरेगा को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि ये करदाताओं के पैसों का प्रयोग करता है। 100 रुपये प्रतिदिन की जो मजदूरी दे रहे हैं तो गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है वो करदाताओं का, जिनसे हमें पैसा मिल रहा है, तो पैसा इस योजना में जा रहा है तो देश के कल्याण के लिए कैसे काम करेंगे, ऐसे बता रहा है। फिर आगे बोल रहा मनरेगा को तभी जारी रखना चाहिए यदि उससे अर्थव्यवस्था में संपत्ति सृजन में सहायता हो, कि अगर वाकई में बेरोजगारी या गरीबी कम हो रही हो, लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो रहा हो तो इसको जारी रखा जाए। अतः ये सभी कथन आदर्श अर्थशास्त्र के अंश है। ये केवल अर्थशास्त्र के विचार है, इनकी सत्यता को जांचा नहीं जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। अब अगर अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है, इन तीनों को लेकर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर डाउट को दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।